बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा करने का निश्चय किया। दो तीन बात है। एक तो है ग्राम विकास, दूसरा है ग्राम विकास में प्रकृति के साथ संतुलन को बरकरार रखना, और इन दोनों में महत्वपूर्ण तत्व है समृद्धि की निरंतरता को बनाए रखना। क्योंकि भौतिक जगत में वो अर्थ एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। वो जब हम कहते हैं जैसे सुख जीवन का मूल है, आचार्य चाणक्य ने कहा सुखस्य मूलम धर्मः, फिर कहा धर्मस्य मूलम अर्थः। सुख का मूल धर्म है। सुख जीवन में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रिय कोई चीज है तो वो सुख है, लेकिन वो सुख की प्राप्ति होती है धर्म पालन से। धर्म पालन होगा जब हमारे पास अर्थ रहेगा। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने फिर कहा अर्थ एव प्रधान, अर्थ मूलो ही धर्म कामाविति। धर्म और काम में जो चार पुरुषार्थ चतुष्टय पर हमारी पूरी भारतीय सनातन अवधारणा अवलंबित है, उसमें धर्म अर्थ काम, मोक्ष तो परिणाम है, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ है। तो धर्म और काम ये दोनों निर्भर करता है अर्थ पर, संसाधन पर, समृद्धि पर। तो इसके लिए आप देखेंगे कि गांव ही हमारे यहां जो आर्थिक उन्नति थी, इसके जो इंजन थे वो गांव थे, वो नगर नहीं थे। एक बात। दूसरी बात कि समृद्धि, यह जब से मानव जाति का ज्ञात इतिहास है, तब से मैं स्वयं भारत के 5000 साल के आर्थिक इतिहास पर मैं शोधार्थी रहा हूं। तो और दुनिया के बड़े बड़े शोध संस्थाओं से भी अब प्रकाशित है कि 1800 ईस्वी तक भारत दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र रहा। पूरे दुनिया के स्वर्ण भंडार भारत की तरफ ही आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? तो पूरे दुनिया को सप्लाई भारत से ही जा रही थी। यह भारतीय लोगों की कुशलता थी कि अपने उपभोग की सारी सामग्री का उत्पादन वो स्वयं करते थे, और दुनिया के उपभोग की सामग्री उनकी जरूरतों को देखते हुए हमारा भारत जो है उत्पादन का हब हुआ करता था, मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था। तो यह हमारी कुशलता थी कि दुनिया के हम सबसे समृद्ध राष्ट्र थे। अब इस समृद्धि के साथ साथ हमारी विशिष्टता क्या है? समृद्धि तो सभी चाहते हैं, लेकिन इस समृद्धि के साथ साथ हमने प्रकृति के संतुलन को बनाए रखा। क्यों बनाए रखा? क्योंकि हमारा जीवन दर्शन जो है वह यह मानता है कि प्रकृति भोग्य नहीं है, प्रकृति माता है। तो प्रकृति के साथ भारतीयों का जो संबंध है, भारतीय मनीषा का जो विचार है, वो मातृभाव और भ्रातृभाव का है कि हम उसके अंग हैं। ये पूरा सृष्टि ब्रह्मांड एक परिवार है, उसमें हम एक पार्ट है। और चूंकि चेतना के स्तर पर हम बाकी जीव योनियों से ऊपर हैं, इसलिए हमारा यह दायित्व बनता है कि हम बाकियों का संरक्षण और संवर्धन दोनों अपनी तरफ से करते रहें। तो इस भाव के कारण आप देखिए ना, आप कहीं भी देखते हैं तो कहीं भी जब सुख की, कल्याण की बात होती है तो सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं होती है। आप देवी की उपासना करते हैं, बंगाल में हमारा संगठन जो KBS के इतना प्रसिद्ध है, काली पूजा और नवरात्रों में इतनी वो देवी के का एक बड़ा धूमधाम से महोत्सव मनाया जाता है। देवी पूजा में हम क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वभूत हिते रता। मुनि कौन है?
वही मुनि है जो सभी भूतों के कल्याण की कामना में रत रहता है। फिर भगवान कृष्ण एक जगह कहते हैं समम सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, सभी चर अचर जीवों में, राशियों में मैं समान रूप से व्याप्त रहता हूं। तो यह संकल्पना है, और इसके लिए बहुत शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का पढ़ा होना आवश्यक नहीं है। आप गांव में चले जाइए, गांव में कुछ वर्ष पहले तक शाम के बाद कोई पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ता था। वो क्या कहते हैं, घर में आज भी रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को दी जाती है, आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है, चींटियों को दाना डाला जाता है, पक्षियों को पानी दिया जाता है, पक्षियों को दाना डाला जाता है। नदी, पहाड़, वृक्ष, पर्वत, सबके साथ हमारा जीवंत संबंध रहा है। वो हमारे लिए सिर्फ उपभोग के वस्तु नहीं रहे हैं, वो तीर्थ क्षेत्र है, आदर का जगह है, जहां हम जाके प्रसन्न होते हैं। जैसे अपने भाई बंधुओं को देखकर हम प्रसन्न होते हैं, वैसे उन वृक्षों को, नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को देखकर हम प्रसन्न, आनंद में आ जाते हैं। तो यह हमारा भाव रहा है, जिसमें हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हुए बाकी के संतुलन को बनाए रखना, इसको हम अपना परम कर्तव्य मानते रहे हैं। यह भारत का दुर्भाग्य रहा कि एक लंबा कालखंड जो है वो संघर्ष का काल रहा। संघर्ष के काल का क्रम चलते चलते कुछ समय के लिए हम उपनिवेश भी बन गए। जब उपनिवेश से हमें मुक्ति मिली, तो उसके बाद जिस मार्ग पर चलना चाहिए था, उस मार्ग पर चलने के बजाय हमने वह तंत्र अपना लिया, ओढ़ लिया, जो भारतीय भूगोल, समाज, संस्कृति के विरुद्ध जाता है। तो चाहे हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे हमारी कृषि व्यवस्था हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, यह व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्थाओं को हमने ओढ़ लिया, यह व्यवस्थाएं समाधान देने के बजाय समस्या बनाती चली जा रही है। आज आप देखें तो भारत में शिक्षा का दर, जो आधुनिक तरीके हैं देखने का कि भारत कितना शिक्षित हुआ, तो देखते हैं कि 60 के दशक में भारत में इतने 35% लोग शिक्षित थे। आज हम कह रहे हैं कि 75% प्लस लोग भारत में शिक्षित हैं। हर गांव में स्कूल है, 2-4-5 गांव मिला के 4-5 स्कूल है, सरकारी स्कूल है, निजी स्कूल है, दुनिया भर के शिक्षण संस्थान रोज बनते जा रहे हैं। और इन सबके बच्चे, आज अभाव में किसी का बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं है। या तो सबके पास इतनी व्यवस्था है कि सबका बच्चा स्कूल जाता है, अथवा सरकार इतनी व्यवस्था कराती है कि कम से कम 12वीं तक तो सबका बच्चा, वो अपने मर्जी से ना जाना चाहे तो अलग बात है, अभाव में स्कूल नहीं छूटेगा। परंतु परिणाम क्या है? तनाव, ईर्ष्या, लोभ, तमाम प्रकार की समस्याएं, जो स्कूल में एक अबोध बालक स्कूल में जाता है और 12 साल 15 साल की शिक्षा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते होते वो क्या बन के आता है? स्वार्थी, लोभी, ईर्ष्यालु, प्रतिस्पर्धी। वह सहयोगी बनकर नहीं आता है, उदार बनकर नहीं आता है, समस्या का समाधान देने वाला बनकर नहीं आता है, समस्या बनकर आ रहा है। अब दोष उस विद्यार्थी का तो नहीं है, उस बालक का तो नहीं है, क्योंकि जो डाई आपने बनाया है, नोट तो वही निकलेगा ना, प्रोडक्ट तो वही निकलेगा। और यह अगर बहुसंख्या में हो रही है तो इसका मतलब हमारा डाई में कहीं कमी है। आज कृषि की, और विशेषकर हमें तो कृषि की बात इसलिए भी करनी चाहिए कि हमारी संस्था कृषि विकास केंद्र है। भारत को लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है। वस्तुतः भारत कृषि प्रधान देश नहीं रहा है। भारत में जीवन के सभी पहलुओं पर उत्कृष्टता थी। उद्योग दुनिया ने भारत से सीखा, प्रबंधन दुनिया ने भारत से सीखा, उद्यमिता दुनिया ने भारत से सीखा। भारत को किसी की कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। भारत अपने चीजों को समझ ले। हमारे पूर्वजों ने हम क्या दिया है? आपके माता पिता आपके लिए घर में सोने का घड़ा रखकर गए हैं और आप बाहर भीख मांग रहे हैं, तो ये आपकी अज्ञानता है। हमारे पूर्वजों का दिया धरोहर हमारे पास कितना है कि उसका अनुकरण अगर हम करने लगे तो हमें किसी को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ उपलब्ध है।
अब स्थिति यह है कि कृषि के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि जो कृषि की विविधता है, जो कृषि संस्कृति है भारत की, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम कृषि संस्कृति है भारत की, इतनी विविधता आपको दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेगी। आपने उस परंपरा को तोड़कर आप जिसको कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, हरित क्रांति हुई, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हरित क्रांति कब हुई? 70 के दशक में। आज मात्र 40 साल हुए उसको। 40 साल में हरित क्रांति का परिणाम क्या हुआ? बहुफसल से हम सिर्फ 2 फसलों पर आ गए हैं, पहला। दूसरा, आपने जमीन को पूरी तरह से केमिकल डाल डाल के आपने जमीन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज से 20 साल पहले जो आप सुनते थे, दूर कहीं कोई कैंसर पेशेंट है, आज हर तीसरा आदमी प्रोन टू कैंसर है, क्योंकि आपने अन्न को बर्बाद कर दिया। अब हमारे यहां उपनिषदों में या अनेक जगह पंचकोशीय, ये पूरी व्यवस्था जो है पंचकोशीय व्यवस्था है, जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंत में आनंदमय कोश की बात होती है। जब हमारा अन्न ही खराब है, तो जब हमारा आधार ही खराब है, तो बाकी सारी चीजों तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। यह तो ही पृष्ठभूमि की बातें। अब कुछ मूल बातों पर आ जाए, आज की स्थिति पर आ जाए, तो माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी का जो लगभग 51-52 वर्षों का सामाजिक जीवन है, उसमें वह जिस निष्कर्ष पर आए, 40 वर्षों तक सीधे सीधे संघ के प्रचारक के रूप में काम करते हुए, जिसमें 12 वर्ष उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में काम किया, और उस समय उनका क्या योगदान था, और उनके योगदान से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से आज सरकार तक पहुंची है, उसमें उनका क्या योगदान है, इस राजनीतिक रूप से जो अवेयर है इस भारत देश में, वह सभी उनके योगदान से भली भांति परिचित है। मूल बात यह है कि 2001 आते आते जब लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने सभी पक्ष पहलुओं को देखा, तो वो ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सत्ता परिवर्तन से इस देश का उत्कर्ष या उद्धार नहीं हो सकता। अगर इस देश को पुनः अपने गौरवशाली स्थान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए व्यवस्था भारत के अनुरूप बनना चाहिए, नहीं कि किसी व्यवस्था के अनुरूप भारत को ढालने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने बात करी कि गांवों को फिर से विकास का इंजन बनना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने बात किया कि मेरा गांव मेरा देश, मेरा जिला मेरी दुनिया, लोकल प्रोडक्शन लोकल कंजम्पशन, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, ये सारी बातें उन्होंने उस समय से कहनी शुरू करी। इसलिए रचनात्मक कार्यों के लिए एक हमारा संगठन बनकर खड़ा हुआ भारत विकास संगम। राष्ट्रीय अस्मिता पर किसी प्रकार का प्रश्न उठता है, उसके लिए मूवमेंट खड़ा करने के लिए हमारा एक संगठन बनकर खड़ा हुआ राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय बौद्धिक परंपरा, वर्तमान पॉलिसी आदि विषयों पर काम करने के लिए एक संगठन बना, कौटिल्य शोध संस्थान। तो यह त्रिआयामी संगठनात्मक व्यवस्था के साथ वो आगे बढ़े, और इसमें विशेषकर रचनात्मक कार्य में जो लोग कृषि पर काम कर रहे हैं, जो लोग जल पर काम कर रहे हैं, जो लोग जंगल पर काम कर रहे हैं, जो लोग पर्वत बचाने पर काम कर रहे हैं, जो लोग भारत के संस्कृति के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था पर जिन लोगों ने कुछ विशिष्ट अनुसंधान और प्रयोग किए हैं, ऐसे लगभग 300 से 800 से अधिक संगठन भारत विकास संगम के साथ जुड़े हुए हैं। हर 3 साल पर भारत विकास संगम भारतीय संस्कृति उत्सव करता है, जिसमें लाखों की संख्या में उपस्थिति रहती है। ऐसे ही कौटिल्य शोध संस्थान, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय बौद्धिक परंपरा, भारतीय आचार्यों ने जो बात कही उसका आज क्या रेलेवेंस है, वो आज कैसे समाधान प्रस्तुत करता है, उसके लिए वो निरंतर प्रयत्नशील है। कृषि के क्षेत्र में एक और प्रयोग किया गया, कृषि कुलम कर। वह प्रयोग यह था
कि विषयुक्त खेती और विरुद्ध आहार, इसके विरुद्ध अभियान खड़ा करना। जैसे कि बहुत सारी चीजों से हम विमुख हुए, उसमें हम अपनी आहार परंपरा भी एक प्रमुख चीज है, जो बड़ी बुद्धिमानी, अपने अनुभव और अपने तप से हमारे पूर्वजों ने यह जाना और समझा था कि किस ऋतु में, किस समय में क्या खाना, किसके साथ क्या खाना और किसके साथ क्या नहीं खाना। और इस परंपरा का पालन करते हुए जो हमारा ये है घोषवाक्य है, जीवेद वर्ष शतम, जीवेद शरदः शतम, तो वो 100 वर्षों तक स्वस्थ होकर जिए, स्वस्थ देखें, स्वस्थ समझें। तो उसके लिए जो सबसे पहली अनिवार्यता है वह है जो हमारी उन्नत आहार व्यवस्था। तो इसके लिए कृषि कुलम एक अभियान हम लोगों ने चलाया, जिसमें एक तो विषमुक्त खेती की तरफ कैसे बढ़ा जाए, और विषमुक्त खेती से निकले हुए जो प्रोड्यूस हैं उनको फोकस्ड कैसे कृषि कुलम कुटुंब बनाकर लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कुछ लोग उससे लाभान्वित हो, फिर धीरे धीरे ये एक अभियान का रूप पकड़ ले। तो इस प्रकार का भी हमारा अभियान चल रहा है। इस अभियान में हम लोगों का योगदान क्या हो सकता है? बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ये KBSK है, ये शहर में काम करने वाली संस्था तो है नहीं। 22 जिलों में 10,000 से अधिक लोग सक्रिय रूप से इसमें जुड़े हुए हैं, जमीन पर हैं। वो इस बात को अगर अपने यहाँ, जिसके यहाँ जो खेती हो रही है, उस खेती में आज तो सब जगह सरकार भी इसके लिए, जैविक कृषि के लिए बहुत प्रकार से सुविधाएं दे रही है। तो वह अगर ये तय कर लें कि हमें जो भी डालना है वो जैविक खाद ही डालना है, स्वयं से बनाया हुआ खाद डालना है, या जो इस पर विशेषज्ञों का सलाह है और जो जिससे उत्पादन क्षमता भी बनी हुई है, अगर एक बार हमारी संस्था इसके लिए अवेयर होती, इसके लिए अभियान चलाती है, तो यह बहुत बड़ा परिणाम और बहुत सुखद परिणाम बहुत कम समय में देने की स्थिति बन सकती है। कौटिल्य शोध संस्थान इसमें हमारे संगठन के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं? कौटिल्य शोध संस्थान के साथ जुड़े हुए जितने विशेषज्ञ हैं वो सब आपके साथ इस अभियान में, आपके यहाँ ग्राउंड पर जो कुछ काम होगा उसके लिए कब, कहाँ से आपको उन्नत बीज मिलेगा, खाद प्रोसेसिंग कैसे होगा, उसके लिए आपको कंप्लीट मेंटरिंग जो है वो कौटिल्य शोध संस्थान से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो आपके साथ सदैव तत्पर रहेंगे।